23.1 परिचय। प्रत्येक समाज विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूहों के सामाजिक विकास के प्रति अपना समर्पण दर्शाता है। इन प्रतिबद्धताओं को स्थापित चैनलों के माध्यम से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है और शिक्षा सामुदायिक कल्याण और प्रभावी सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में सामने आती है। भारतीय राज्य ने शैक्षिक कल्याण के लिए अपनी चिंता प्रदर्शित की है और इसे संबोधित करने के लिए विभिन्न रणनीतियां तैयार की है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी समाज के शैक्षिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है और सदस्य देशों को इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस इकाई का उद्देश्य समाज की शैक्षिक भलाई के लिए राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों दोनों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालना है। यह भारत में शैक्षिक विकास के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रतिबद्धताओं के अवलोकन के साथ शुरू होता है और शिक्षा पर महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सिफारिशों का पता लगाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के सभी प्रमुखों ने विश्व विकास शिखर सम्मेलन 1995 में हाशिए पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को एक उपकरण बनाने की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने सभी के लिए शिक्षा के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है, जैसा कि डकार प्रतिबद्धता 2000 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। यूएनओ के सहस्राब्दी विकास लक्ष्य में 2015 तक निरक्षरता को खत्म करने की कसम खाई गई है। अधिकांश यूएनओ सदस्य राज्यों ने विश्व व्यापार संगठन WTO के सेवाओं में व्यापार GATS पर सामान्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे शिक्षा को एक व्यापार योग्य सेवा के रूप में वर्गीकृत करके इसके वाणिज्यीकरण की अनुमति मिलती है। यह इकाई शिक्षा के व्यावसायीकरण के विभिन्न पहलुओं और समाज के शैक्षिक कल्याण के लिए राज्य और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा की गई सामाजिक प्रतिबद्धताओं पर इसके प्रभाव पर भी प्रकाश डालती है। 23.2 शिक्षा के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता आयाम। शिक्षा अर्थव्यवस्था के विकास, तकनीकी प्रगति और सामाजिक और राजनीतिक मामलों में लोगों की सक्रिय भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मानव संसाधनों के विकास, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता और समाज की सामूहिक जागरूकता में योगदान देता है। शिक्षा सशक्तिकरण का एक प्रमुख कारक और शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मुक्ति के लिए एक शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त, इसे व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं को बढ़ाने, मानव पूंजी में सुधार करने और व्यक्तियों और समूहों के लिए अवसरों को व्यापक बनाने की क्षमता के लिए स्वीकार किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 इस बात पर जोर देती है कि शिक्षा न केवल मानव पूंजी और उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में भी काम करती है, जो मुख्यधारा से बाहर किए गए लोगों के स्थायी एकीकरण को सुनिश्चित करती है। समाज, भारत सरकार 2001-48। यूनेस्को का दावा है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक मानवाधिकार है, जो मानवाधिकारों में केंद्रीय स्थान रखता है और अन्य सभी मानवाधिकारों के प्रयोग और समग्र विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा एक सशक्तिकरण अधिकार के रूप में वह प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वयस्क और बच्चे गरीबी से बच सकते हैं और अपने समुदायों में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। यूनेस्को 2006। शिक्षा के महत्व के बावजूद विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के कारण आबादी के विभिन्न वर्गों में शिक्षा की असमान पहुंच हो गई है। साक्षर या शिक्षित लोगों में भी केवल कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही उच्च व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा तक पहुंच है। परिणामस्वरूप
आबादी के बड़े हिस्से को मानव विकास और क्षमता निर्माण के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है, जिससे ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता में बाधा आती है। यह बहिष्कार राज्य और समाज को इन क्षेत्रों में अप्रयुक्त मानवीय क्षमता से भी वंचित करता है। शिक्षा पहुंच में असमानता इतिहास में गहराई से निहित है और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से बाधित है। उदाहरण के लिए, भारत में पारंपरिक रूप से केवल उच्च जातियों की ही शिक्षा तक पहुंच थी, जबकि निचली जातियों और स्वदेशी लोगों को सभी स्तरों पर शैक्षिक अवसरों से वंचित रखा गया था। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऐसी ही स्थितियां मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिकी देशों में अश्वेतों और मूल निवासियों को शैक्षणिक असमानताओं का सामना करना पड़ता है और वे शैक्षणिक उपलब्धियों में पिछड़ जाते हैं। यह लंबे समय से ज्ञात है कि शिक्षा की कमी और शिक्षा तक असमान पहुंच से सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, खराब स्वास्थ्य और विभिन्न प्रकार के मानव अभाव हो सकते हैं। शिक्षा के महत्व और इसकी पहुंच में असमानताओं को पहचानते हुए राज्य, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इन प्रतिबद्धताओं का लक्ष्य है सामाजिक और मानव विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण माने, जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाना, जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान करें, बच्चों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दें, शिक्षा के विस्तार हेतु पर्याप्त संसाधन आवंटित करें, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में उपयोग करें, मुख्यधारा के हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए शिक्षा का उपयोग करें। अब आइए संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं के माध्यम से भारत में शिक्षा के प्रति की गई विशिष्ट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करें। शीर्षक: राज्यों की सामाजिक प्रतिबद्धता, सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना। परिचय: शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति की आधारशिला है। एक राष्ट्र के संदर्भ में सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक गहन सामाजिक प्रतिबद्धता है जिसे एक राज्य को निभाना चाहिए। भारत में इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जैसे खुले विश्वविद्यालय के क्षेत्र में यह जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसे विविध जनसांख्यिकी तक शिक्षा का विस्तार करने का काम सौंपा गया है। इस चिंतन और कार्रवाई में मेरा लक्ष्य यह पता लगाना है कि सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान को राज्य द्वारा एक सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में क्यों माना जाना चाहिए। शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति। शिक्षा को सामाजिक प्रतिबद्धता मानने का पहला और प्रमुख कारण इसकी परिवर्तनकारी शक्ति है। शिक्षा व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं से लैस करके सशक्त बनाती है। यह मानवीय क्षमता को उजागर करने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने की कुंजी है। सभी को शिक्षा प्रदान करके राज्य अपने नागरिकों में निवेश करता है, जिससे एक अधिक सूचित, संलग्न और सहभागी समाज का मार्ग प्रशस्त होता है। सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक समृद्धि। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता के लिए उत्प्रेरक है। यह गरीबी और सामाजिक असमानता की बेड़ियों को तोड़ता है, व्यक्तियों को अपनी परिस्थितियों में सुधार करने का मार्ग प्रदान करता है। एक अच्छी तरह से शिक्षित आबादी एक कुशल कार्यबल में योगदान करती है, जिससे आर्थिक विकास और नवाचार होता है। यह बदले में आय में असमानताओं को कम करता है और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है। शिक्षा को प्राथमिकता देकर राज्य न केवल अपने नागरिकों का उत्थान करता है, बल्कि एक अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र की नींव भी रखता है। शिक्षा में समावेशिता। समावेशिता एक और अनिवार्य कारण है
कि क्यों राज्यों को शिक्षा को एक सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में मानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, शिक्षा प्राप्त करने के अवसर का हकदार है। इग्नू जैसे खुले विश्वविद्यालय में समावेशिता की प्रतिबद्धता को लचीले शिक्षण मॉडल के माध्यम से उदाहरण दिया जाता है, जो विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है। समावेशी शिक्षा विविधता के प्रति समझ और सराहना को बढ़ावा देकर सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देती है। यह बाधाओं को दूर करता है और एक साझा स्थान बनाता है जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्ति एक साथ बातचीत कर सकते हैं, सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। नागरिक मूल्य और सामुदायिक भवन। इसके अलावा शिक्षा नागरिक मूल्यों को बढ़ावा देने और समुदाय की भावना के निर्माण में सहायक है। एक सुशिक्षित नागरिक वर्ग के नागरिक मामलों में सक्रिय रूप से शामिल होने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देने की अधिक संभावना है। शिक्षा सहिष्णुता, विविधता के प्रति सम्मान और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों का पोषण करती है। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करके राज्य एक जिम्मेदार और प्रबुद्ध नागरिक वर्ग की नींव रखता है, जो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करना। शिक्षा सामाजिक चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य सेवा से लेकर पर्यावरणीय स्थिरता तक एक शिक्षित आबादी जटिल मुद्दों को समझने और उनसे निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एक शिक्षित नागरिक एक परिसंपत्ति बन जाता है, जो सूचित निर्णय लेने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। इसलिए शिक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता व्यक्तिगत विकास से आगे बढ़कर समाज के सामूहिक कल्याण को शामिल करती है। सामाजिक प्रतिबद्धता में इग्नू की भूमिका। इग्नू जैसे खुले विश्वविद्यालय के संदर्भ में सभी के लिए शिक्षा की प्रतिबद्धता बढ़ जाती है। मुक्त विश्वविद्यालय लचीलेपन और पहुंच के सिद्धांतों को अपनाते हैं, उन शिक्षार्थियों तक पहुंचते हैं जिन्हें पारंपरिक शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यह समावेशिता भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां सामाजिक आर्थिक असमानताएं और भौगोलिक बाधाएं शैक्षिक अवसरों को सीमित कर सकती हैं। खुली और दूरस्थ शिक्षा पद्धतियों का लाभ उठाकर इग्नू देश के हर कोने तक पहुंचने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा केवल शहरी केंद्रों तक सीमित विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि सभी के लिए सुलभ अधिकार है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान निर्विवाद रूप से एक सामाजिक प्रतिबद्धता है, जिसे राज्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए एक उपकरण नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो समाज को आकार देती है, समावेशिता को बढ़ावा देती है और जटिल चुनौतियों का समाधान करती है। इग्नू जैसे खुले विश्वविद्यालय के मामले में इस प्रतिबद्धता को नवीन और लचीले दृष्टिकोण के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जो शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे ही हम एक सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में शिक्षा के महत्व पर विचार करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या के ज्ञान और कौशल में निवेश करना राष्ट्र की भविष्य की समृद्धि और भलाई में एक निवेश है। 23.3 भारत में शिक्षा विकास के लिए कानूनी आधार। भारत शिक्षा को न केवल सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए एक उपकरण के रूप में देखता है, बल्कि पूरे समाज में मानव संसाधनों के समग्र पुनरुद्धार के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी देखता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत ने इस लक्ष्य का समर्थन करने वाले विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के साथ
अपने सभी लोगों की शैक्षिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। भारत का संविधान देश में शैक्षिक विकास का मार्गदर्शन करने वाले मौलिक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, जिसमें बच्चों, कमजोर वर्गों, महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों, भाषाई समूहों और अन्य के शैक्षिक हितों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत सरकार ने इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए कई समितियों और आयोगों का भी गठन किया है। आइए संक्षेप में प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का पता लगाएं। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य को संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बावजूद इस संवैधानिक दायित्व की पूर्ति को बार बार टाला गया। समय सीमा को 1970, 1980, 1990 और अंततः 2000 तक बढ़ा दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी बच्चे 5 साल की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। 2007 अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि भारत में नागरिकों के किसी भी समूह के पास अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे इसे संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29(2) यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या किसी समान कारक के आधार पर राज्य संचालित या राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 31 अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपने पसंदीदा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 निर्दिष्ट करता है कि शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय राज्य किसी भी संस्थान के खिलाफ केवल इसलिए भेदभाव नहीं कर सकता क्योंकि इसका प्रबंधन किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 46 राज्य पर समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का कर्तव्य लगाता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001-59। भारत सरकार ने शिक्षा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों और समितियों की स्थापना की है। ये समूह विशेषकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच साक्षरता और शिक्षा को बढ़ाने के लिए लगातार कार्रवाई की सिफारिश करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुरूप कई पहल लागू की गई है, जैसे सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में ट्यूशन फीस को समाप्त करना, आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटें आरक्षित करना, प्रवेश को समायोजित करना, आईआईटी के लिए कट ऑफ अंक, विशेष कोचिंग प्रदान करना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भाषाई विकास का समर्थन करना। अल्पसंख्यक केंद्रित कार्यक्रमों में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम और मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं शामिल है। इस शिक्षा नीति के तहत कार्रवाई का कार्यक्रम 1992 महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शैक्षिक अल्पसंख्यकों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए सक्रिय उपायों की सिफारिश करता है। बॉक्स 23.1 एक सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा राष्ट्र निर्माण, आर्थिक समृद्धि और उच्च प्रशिक्षित कार्यबल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले 5 दशकों में विभिन्न आयोगों और समितियों ने भारत में उच्च शिक्षा में आवश्यक परिवर्तनों का विश्लेषण और सुझाव दिया है। राधाकृष्णन आयोग 1947 ने इस बात पर जोर दिया कि उच्च शिक्षा को सामाजिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने,
सामुदायिक मूल्यों और विचारों को उत्पन्न करने और लोकतंत्र, न्याय और भाईचारे में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा पर शिक्षा समिति 1966 ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास और रोजगार का समर्थन करना, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से व्यावसायीकरण और सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाने के लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। 1966 में कोठारी आयोग ने भारत में शिक्षा की भूमिका को अधिक व्यापक रूप से देखते हुए कहा कि इसका लक्ष्य नए ज्ञान की तलाश करना और उसे विकसित करना, नेतृत्व प्रदान करना, व्यक्तियों को उनकी क्षमता विकसित करने में मदद करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और व्यक्तियों को समुदाय के करीब लाना होना चाहिए। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा में निष्पक्षता और प्रासंगिकता में सुधार लाने और इसे भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध थी। इसका उद्देश्य असमानताओं को दूर करना और समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने असमानता का सामना किया है। यहाँ महिलाओं, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यकों, शारीरिक रूप से विकलांगों और अन्य लोगों के लिए कुछ प्रमुख प्रतिबद्धताएं दी गई है। महिला समानता के लिए शिक्षा। यह नीति महिलाओं की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा का उपयोग करने पर जोर देती है। ऐतिहासिक विकृतियों का प्रतिकार करने के लिए महिलाओं पर जानबूझकर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली संशोधित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी के माध्यम से नए मूल्यों को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने में सक्रिय रूप से योगदान देगी। 2. अनुसूचित जाति एससी की शिक्षा। अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास का केंद्रीय लक्ष्य शिक्षा के सभी चरणों में गैर अनुसूचित जाति आबादी के साथ उनकी समानता सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उपायों में शामिल है आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, मैला ढोने, खाल उतारने और चर्मशोधन जैसे व्यवसायों में शामिल परिवारों के बच्चों के लिए कक्षा से शुरू करके प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू करना, अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा पाठ्यक्रमों के नामांकन, प्रतिधारण और सफल समापन की गारंटी के लिए निरंतर सूक्ष्म नियोजन और सत्यापन लागू करना, अनुसूचित जाति से शिक्षकों की भर्ती, जिला मुख्यालय के छात्र छात्रावासों में चरणबद्ध तरीके से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। 3. अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे कि अनुसूचित जनजातियों को दूसरों के बराबर शिक्षा मिले। जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। एसटी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जिसमें अक्सर उनकी अपनी भाषाएं भी शामिल हैं, को ध्यान में रखा जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षक बनने के लिए प्रेरित और सक्षम अनुसूचित जनजाति के युवाओं को समर्थन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। आश्रम विद्यालयों सहित आवासीय विद्यालय बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाएंगे। अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाए जाएंगे। जनजातीय लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान और महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रतिभा की समझ पैदा करने के लिए सभी शिक्षा स्तरों पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। 4. अल्पसंख्यक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक समूहों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इसमें उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने की अनुमति देने वाले संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखना और उनकी भाषाओं और संस्कृति की सुरक्षा करना शामिल है।
विकलांग लक्ष्य शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को समाज के समान सदस्यों के रूप में एकीकृत करना, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना और उन्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने के लिए तैयार करना है। भारतीय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को सभी के लिए आवश्यक माना जाता है और इसे सभी के लिए सुलभ बनाना राज्य का नैतिक दायित्व है, जो समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पेरिस में उच्च शिक्षा पर यूनेस्को सम्मेलन 1998 में प्रस्तुत भारत सरकार का दस्तावेज ग्रामीण क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े समूहों, अल्पसंख्यकों और विकलांगों जैसे वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के नामांकन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सदियों से भेदभाव का सामना करने वाले इन समूहों को विश्वविद्यालय प्रणाली में विविध रणनीतियों के माध्यम से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष रूप से पहुंच और गुणात्मक प्रदर्शन विकास के संदर्भ में। भारत सरकार 1998 मजबूत प्रतिबद्धता के बावजूद भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी शिक्षा तक पहुंच से वंचित है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च स्तर की निरक्षरता है। यह मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को प्रभावित करता है। भारत में साक्षरता दर काफी कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल दर 65.2% है। इस विभाजन में पुरुषों के लिए 76%, महिलाओं के लिए 54%, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 59%, शहरी क्षेत्रों के लिए 80%, अनुसूचित जाति के लिए 37% और अनुसूचित जनजाति के लिए 29% शामिल है। संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को कायम रखने के अलावा भारतीय राज्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं में सक्रिय रूप से संलग्न है। ऐसी ही एक प्रतिबद्धता है सभी के लिए शिक्षा की वैश्विक पहल के प्रति भारत का समर्पण। 23.4 सभी के लिए शिक्षा की भारत की प्रतिज्ञा। 1990 के दशक से समाज की शैक्षिक भलाई के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता स्पष्ट रही है। यह प्रतिबद्धता 1990 में सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन से उत्पन्न सभी के लिए शिक्षा पर एक विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य के निर्माण में स्पष्ट है। 155 देशों और 150 नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन के दौरान सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें आबादी के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने का वादा किया गया। जोमकियन, थाईलैंड में इस बात पर जोर दिया गया कि शैक्षिक अवसरों को बच्चों, युवाओं और वयस्कों की बुनियादी सीखने की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली लचीली, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप और शिक्षार्थियों की संस्कृतियों और परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। इन लक्ष्यों के अनुरूप भारत ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। विशेष रूप से शिक्षा की पहुंच, प्रतिधारण, उपलब्धि और निगरानी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहुंच के संबंध में भारत सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और व्यक्तियों सहित सभी बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिधारण दर बढ़ाने के लिए कक्षा I से V के लिए ड्रॉप आउट दर को 20% और कक्षा I से 8 के लिए 40% तक कम करने की प्रतिबद्धता है। इसके अतिरिक्त सरकार का लक्ष्य ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम को उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तारित करके स्कूल सुविधाओं में सुधार करना है। भारत प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बच्चों के लिए न्यूनतम सीखने के स्तर को प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध है और इस अवधारणा को बड़े पैमाने पर मध्य स्तर तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है। प्रभावी निगरानी के लिए प्राथमिक शिक्षा के कामकाज की निगरानी के लिए स्थानीय स्तर की समितियां बनाई गई हैं, जिनमें महिलाएं और शिक्षक भी शामिल हैं। इसके अलावा
प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए निगरानी प्रणाली को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। MHRD 1995, भारत सरकार। भारत में सभी के लिए शिक्षा पर जोर विभिन्न मिशनों के साथ एक सामाजिक आंदोलन बन गया है। इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सर्व शिक्षा अभियान SSA है, जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण UE के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। इस पहल का लक्ष्य राज्य सरकारों के सहयोग से समयबद्ध एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। SSA शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक अंतर को पाटने का भी प्रयास करता है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य है: सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। सुनिश्चित करें कि 2010 तक सभी बच्चे 8 साल की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। जीवन कौशल पर जोर देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान दें। प्राथमिक स्तर पर 2007 तक और प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 2010 तक लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना। 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण प्राप्त करना, भारत सरकार 2006। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लड़कियों की शिक्षा, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा, SSA की प्राथमिक चिंता है। यह पहल SC/ST, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, वंचित समूहों और विकलांग बच्चों, भारत सरकार 2006 के बच्चों की शैक्षिक भागीदारी को भी प्राथमिकता देती है। SSA पर अधिक जानकारी के लिए प्रारंभिक शिक्षा पर इकाई को देखने की सिफारिश की जाती है। प्रतिबिंब और क्रिया 23.1। सभी के लिए शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर चर्चा करें। शीर्षक: भारत में सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने की रणनीतियाँ, एक व्यापक अवलोकन। सभी के लिए शिक्षा की प्रतिबद्धता भारत के विकास एजेंडे की आधारशिला रही है, जो शिक्षा को एक मौलिक अधिकार और सामाजिक आर्थिक प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में सरकार की मान्यता को दर्शाती है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के बारे में गहराई से जानने का अवसर मिला है। इस चिंतन में मैं सभी नागरिकों के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए बहुमुखी दृष्टिकोण पर चर्चा करूंगा। 1. प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 2009 में शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम का अधिनियमन था। इस ऐतिहासिक कानून ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर जोर देते हुए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। अधिनियम ने बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों और अनुकूल शिक्षण वातावरण के प्रावधान को अनिवार्य किया। प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने पर सरकार का ध्यान सीखने के मूलभूत पहलुओं को संबोधित करने में महत्वपूर्ण रहा है। 2. सर्व शिक्षा अभियान SSA। 2001 में शुरू किया गया SSA एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। यह पहुंच में असमानताओं को कम करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित है। SSA नए स्कूल खोलने, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, वर्दी और मध्याह्न भोजन प्रदान करने और स्कूल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने जैसी रणनीतियों को नियोजित करता है। समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर SSA सभी के लिए शिक्षा के व्यापक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 3. मध्याह्न भोजन योजना।
पोषण और सीखने के परिणामों के बीच संबंध को पहचानते हुए सरकार ने शैक्षिक और पोषण संबंधी दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की। 1995 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान करता है, जिससे नियमित उपस्थिति और ठहराव को बढ़ावा मिलता है। मध्याह्न भोजन योजना न केवल शिक्षा का समर्थन करती है, बल्कि समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए कुपोषण से भी लड़ती है। 4. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA). हालांकि प्रारंभिक शिक्षा में प्रगति हुई है, माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 2009 में लॉन्च किए गए RMSA का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। यह माध्यमिक स्तर पर बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षकों की कमी और पाठ्यक्रम विकास जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। SSA द्वारा रखी गई नींव को मजबूत करके RMSA प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षा तक निर्बाध परिवर्तन में योगदान देता है। 5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा IDSS योजना के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ हो। इस पहल में समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सहायक उपकरण, शिक्षण सामग्री और शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान शामिल है। शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पहचानकर सरकार सभी के लिए शिक्षा की खोज में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने का प्रयास करती है। 6. शिक्षा में डिजिटल पहल। प्रौद्योगिकी के युग में सरकार ने शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता का विस्तार करने के लिए डिजिटल पहल को अपनाया है। डिजिटल इंडिया अभियान और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और EPG पाठशाला जैसी पहलों का उद्देश्य डिजिटल संसाधन, ई-पुस्तकें और ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना है, जिससे शिक्षा को भौगोलिक स्थानों पर शिक्षार्थियों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। ये पहल 21वीं सदी में शिक्षा की उभरती गतिशीलता के अनुरूप है। 7. कौशल विकास कार्यक्रम। रोजगार के लिए कौशल विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए कौशल भारत मिशन के तहत विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक कौशल से लैस करना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास को एकीकृत करके सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जो न केवल शिक्षित हो बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सक्षम हो। 8. शिक्षा में वित्तीय समावेशन। शिक्षा में आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाएं लागू की है। छात्रवृत्ति, वजीफा और कम ब्याज वाले शिक्षा ऋण समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए शिक्षा को किफायती बनाते हैं। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय बाधाएं व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बाधा न बने। शीर्षक: भारत में सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने की रणनीतियां, एक व्यापक अवलोकन। सभी के लिए शिक्षा की प्रतिबद्धता भारत के विकास एजेंडे की आधारशिला रही है, जो शिक्षा को एक मौलिक अधिकार और सामाजिक आर्थिक प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में सरकार की मान्यता को दर्शाती है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के बारे में गहराई से जानने का अवसर मिला है। इस चिंतन में मैं सभी नागरिकों के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए बहुमुखी दृष्टिकोण पर चर्चा करूंगा। 1. प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 2009 में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम का अधिनियमन था।
इस ऐतिहासिक कानून ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर जोर देते हुए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। अधिनियम ने बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों और अनुकूल शिक्षण वातावरण के प्रावधान को अनिवार्य किया। प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने पर सरकार का ध्यान सीखने के मूलभूत पहलुओं को संबोधित करने में महत्वपूर्ण रहा है। 2. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) 2001 में शुरू किया गया एसएसए एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। यह पहुंच में असमानताओं को कम करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित है। एसएसए नए स्कूल खोलने, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, वर्दी और मध्याह्न भोजन प्रदान करने और स्कूल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने जैसी रणनीतियों को नियोजित करता है। समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर एसएसए सभी के लिए शिक्षा के व्यापक लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 3. मध्याह्न भोजन योजना पोषण और सीखने के परिणामों के बीच संबंध को पहचानते हुए सरकार ने शैक्षिक और पोषण संबंधी दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की। 1995 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान करता है, जिससे नियमित उपस्थिति और ठहराव को बढ़ावा मिलता है। मध्याह्न भोजन योजना न केवल शिक्षा का समर्थन करती है, बल्कि समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए कुपोषण से भी लड़ती है। 4. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) हालांकि प्रारंभिक शिक्षा में प्रगति हुई है, माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 2009 में लॉन्च किए गए आरएमएसए का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। यह माध्यमिक स्तर पर बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षकों की कमी और पाठ्यक्रम विकास जैसे मुद्दों को संबोधित करता है। एसएसए द्वारा रखी गई नींव को मजबूत करके आरएमएसए प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षा तक निर्बाध परिवर्तन में योगदान देता है। 5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईडीएसएस) योजना के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ हो। इस पहल में समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सहायक उपकरण, शिक्षण सामग्री और शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान शामिल है। शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पहचानकर सरकार सभी के लिए शिक्षा की खोज में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने का प्रयास करती है। 6. शिक्षा में डिजिटल पहल प्रौद्योगिकी के युग में सरकार ने शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता का विस्तार करने के लिए डिजिटल पहल को अपनाया है। डिजिटल इंडिया अभियान और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और ईपीजी पाठशाला जैसी पहलों का उद्देश्य डिजिटल संसाधन, ई-पुस्तकें और ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना है, जिससे शिक्षा को भौगोलिक स्थानों पर शिक्षार्थियों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। ये पहल 21वीं सदी में शिक्षा की उभरती गतिशीलता के अनुरूप है। 7. कौशल विकास कार्यक्रम रोजगार के लिए कौशल विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए कौशल भारत मिशन के तहत विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक कौशल से लैस करना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास को एकीकृत करके सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जो न केवल शिक्षित हो बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सक्षम हो। 8. शिक्षा में वित्तीय समावेशन शिक्षा में आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाएं लागू की है।
छात्रवृत्ति, वजीफा और कम ब्याज वाले शिक्षा ऋण समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए शिक्षा को किफायती बनाते हैं। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय बाधाएं व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बाधा न बने। 23.5 शैक्षिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता। वैश्विक समुदाय ने दुनिया भर में शिक्षा की भलाई का समर्थन करने का संकल्प लिया है। यह प्रतिबद्धता सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 1995, डकार घोषणा 2000 और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 2001 में उल्लिखित है। सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन, शिक्षा प्रतिबद्धता। 1995 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के नेता सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन के लिए कोपेनहेगन में एकत्र हुए। वे लोगों को उनकी क्षमताओं, संसाधनों और अवसरों को अधिकतम करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्वीकरण और नए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के बीच उन्होंने गरीबी को खत्म करने, रोजगार, सामाजिक एकीकरण, मानवीय गरिमा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा देने की कसम खाई। सामाजिक विकास में इसके महत्व के कारण शिक्षा के प्रति यह प्रतिबद्धता व्यापक थी। शिखर सम्मेलन ने घोषणा की, हम नस्ल, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु या विकलांगता के भेदभाव के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच के लक्ष्यों को बढ़ावा देने और प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की। निरक्षरता उन्मूलन और बुनियादी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए समयबद्ध राष्ट्रीय रणनीतियों को तैयार करना और मजबूत करना। सभी उम्र के लोगों को उपयोगी ज्ञान, तर्क क्षमता, कौशल और नैतिक और सामाजिक मूल्य प्रदान करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके आजीवन सीखने पर जोर देना। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे, विशेषकर लड़कियां, शिक्षा, पर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ बनाकर अपने अधिकारों का आनंद लें। सभी बच्चों और किशोरों को स्कूल जाने और पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाना, प्राथमिक, माध्यमिक, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा में लिंग अंतर को कम करना। लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा तक पूर्ण और समान पहुंच सुनिश्चित करना, यह पहचानना कि महिलाओं की शिक्षा में निवेश सामाजिक समानता, उच्च उत्पादकता और स्वास्थ्य के संदर्भ में सामाजिक रिटर्न, कम शिशु मृत्यु दर और उच्च प्रजनन क्षमता की कम आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत मतभेदों और स्थितियों पर विचार करते हुए एकीकृत सेटिंग्स में विकलांग बच्चों, युवाओं और वयस्कों के लिए सभी स्तरों पर समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करना। स्वदेशी लोगों के शिक्षा के अधिकार को इस तरह से पहचानना और समर्थन करना जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं, सपनों और संस्कृतियों को पूरा करता हो और स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करे। लिंग परिप्रेक्ष्य के साथ विशिष्ट शैक्षिक नीतियां विकसित करें। श्रम बाजार और शिक्षा नीतियों के बीच संबंध को मजबूत करें। यह समझे कि रोजगार पैदा करने और बेरोजगारी और सामाजिक बहिष्कार को संबोधित करने के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। सामाजिक विकास की सभी योजनाओं में उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान की भूमिका पर जोर दें। व्यापक शिक्षा कार्यक्रम बनाएं जो सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान को बढ़ावा दे और मजबूत करें। सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें, बुनियादी शिक्षा के तरीकों और पहुंच का विस्तार करें, सीखने के माहौल में सुधार करें और लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदायों, धार्मिक समूहों और परिवारों के बीच साझेदारी बनाएं। सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य।
एल बच्चों के लिए स्कूल आधारित और समुदाय आधारित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम स्थापित करना या बढ़ाना। एम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर घोषणा के अनुरूप समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित राष्ट्रीय सभी के लिए स्वास्थ्य रणनीतियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना। एन सभी शैक्षिक और स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों में उपभोग और उत्पादन के अस्थिर पैटर्न के बारे में जागरूकता सहित पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना। वैश्विक स्तर पर देशों के नेताओं ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विशेष रूप से वित्तीय संगठन, आवश्यकतानुसार उन्हें अपनी नीतियों और संचालन में एकीकृत करके इन लक्ष्यों का समर्थन करें। वे उन अंतर सरकारी संगठनों को मजबूत करने पर भी सहमत हुए जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शैक्षिक तरीकों का उपयोग करते हैं। इसमें शिक्षा और संचार माध्यमों के माध्यम से जानकारी फैलाना, प्रौद्योगिकियों के उपयोग को आगे बढ़ाना और वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करना शामिल है। इसका उद्देश्य मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वैश्विक समर्थन को बढ़ाना और समन्वयित करना है। यूएनडीपी 1995। डकार प्रतिबद्धता। 2000 में डकार, सेनेगल में शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता एक नए स्तर पर पहुंच गई। एक्शन के लिए डकार फ्रेमवर्क, जिसका शीर्षक सभी के लिए शिक्षा, हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को पूरा करना है, ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि सभी के लिए शिक्षा EFI के लक्ष्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए और उन्हें कायम रखा जाए। इस जिम्मेदारी को पूरा करने का सबसे प्रभावी तरीका क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और संस्थानों के समर्थन के साथ देशों के भीतर समावेशी भागीदारी है। सरकारों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए कि शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है और निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का वचन दिया। क प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को बढ़ाना और सुधारना, विशेष रूप से कमजोर और वंचित बच्चों के लिए। बी सुनिश्चित करे कि 2015 तक सभी बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों जो कठिन परिस्थितियों में हैं, और जातीय अल्पसंख्यकों से उच्च गुणवत्ता की मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करें और इसे पूरा करें। ग उपयुक्त शिक्षण और जीवन कौशल कार्यक्रमों तक उचित पहुंच के माध्यम से युवाओं और वयस्कों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना। घ 2015 तक वयस्क साक्षरता स्तर में 50% सुधार हासिल करना, विशेषकर महिलाओं के लिए, और सभी वयस्कों के लिए बुनियादी और सतत शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को खत्म करना और 2015 तक शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करना, लड़कियों की उच्च गुणवत्ता की बुनियादी शिक्षा तक पूर्ण और समान पहुंच और उपलब्धि सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षा की गुणवत्ता के सभी पहलुओं में सुधार करना, सभी के लिए उत्कृष्टता सुनिश्चित करना ताकि सभी के लिए मापने योग्य सीखने के परिणाम प्राप्त हो सकें, विशेष रूप से साक्षरता, संख्यात्मकता और आवश्यक जीवन कौशल में। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्व शिक्षा मंच में प्रतिनिधित्व करने वाली सरकारों, संगठनों, एजेंसियों, समूहों और संघों ने निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं की। क सभी के लिए शिक्षा के लिए मजबूत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समर्थन दिखाएं। राष्ट्रीय कार्य योजनाएं विकसित करें और बुनियादी शिक्षा में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि करें। बी एक स्थायी और अच्छी तरह से एकीकृत क्षेत्र ढांचे के भीतर सभी के लिए शिक्षा EFI नीतियों को बढ़ावा देना, जो स्पष्ट रूप से गरीबी उन्मूलन और विकास रणनीतियों से जुड़ा हो। ग शैक्षिक विकास के लिए रणनीति बनाने, लागू करने और निगरानी करने में नागरिक समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना। घ
शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की उत्तरदायी, सहभागी और जवाबदेह प्रणालियां विकसित करना। संघर्ष, राष्ट्रीय आपदाओं और अस्थिरता से प्रभावित शिक्षा प्रणालियों की जरूरतों को संबोधित करना। शैक्षिक कार्यक्रमों को ऐसे तरीकों से संचालित करें जो आपसी समझ, शांति, सहिष्णुता को प्रोत्साहित करे और हिंसा और संघर्ष को रोकने में मदद करें। शिक्षा में लैंगिक समानता के लिए एकीकृत रणनीतियां लागू करना। दृष्टिकोण, मूल्यों और प्रथाओं में बदलाव की आवश्यकता को पहचानें। HIV एड्स से निपटने के लिए शिक्षा कार्यक्रमों और कार्यों को तत्काल लागू करना। सीखने में उत्कृष्टता के लिए अनुकूल, सुरक्षित, स्वस्थ, समावेशी और पर्याप्त रूप से संसाधनयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाएं। सभी के लिए उपलब्धि के स्तर को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। शिक्षकों की स्थिति, मनोबल और व्यावसायिकता में सुधार करना। EFL लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर EFL लक्ष्यों और रणनीतियों की दिशा में प्रगति की व्यवस्थित निगरानी करें। सभी के लिए शिक्षा की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए मौजूदा तंत्र का निर्माण करना। प्रतिबद्धता ने सभी के लिए शिक्षा से संबंधित रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति के महत्व पर जोर दिया। इसने आश्वासन दिया कि इस लक्ष्य के लिए वास्तव में समर्पित देशों को संसाधनों की कमी के कारण बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूनेस्को 2001 प्रतिबद्धता में विशिष्ट प्रयासों को रेखांकित किया गया, जिनमें शामिल है शिक्षा, विशेषकर बुनियादी शिक्षा के लिए बाह्य वित्त बढ़ाना। 2. बाहरी सहायता के प्रवाह में अधिक पूर्वानुमान सुनिश्चित करना। 3. दानदाताओं के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करना। 4. क्षेत्रव्यापी दृष्टिकोण को मजबूत करना। बुनियादी शिक्षा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ गरीबी उन्मूलन के लिए पहले व्यापक ऋण राहत और या रद्दीकरण प्रदान करना। 6. आवधिक मूल्यांकन, यूनेस्को 2001 सहित EFL लक्ष्यों और लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की अधिक प्रभावी और नियमित निगरानी करना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, विशेष रूप से लक्ष्य संख्या 2, शिक्षा पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य 2015 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि 2015 तक हर जगह के बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों, प्राथमिक शिक्षा का पूरा कोर्स पूरा कर सकें। संयुक्त राष्ट्र ने माना कि बेहतर शिक्षा आर्थिक और सामाजिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है। चिंतन और क्रिया 23.3 सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 1995 में व्यक्त शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा करें। साथ ही शिक्षा के लिए सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन की प्रतिबद्धता की तुलना डकार की प्रतिबद्धता से करें। शीर्षक, शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता, सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 1995 और डकार की प्रतिबद्धता का तुलनात्मक विश्लेषण। परिचय। 1995 का सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन और 2000 का डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन दोनों ही शिक्षा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में खड़े हैं। इग्नू में एक छात्र के रूप में इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं में व्यक्त शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की विशेषताओं पर विचार करना और समझना अनिवार्य है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 1995 से शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता के प्रमुख पहलुओं का पता लगाना और डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं के साथ उनकी तुलना करना है। सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 1995
1995 में कोपेनहेगन में आयोजित सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन शिक्षा पर विशेष जोर देने के साथ सामाजिक विकास पर वैश्विक चर्चा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। शिखर सम्मेलन ने सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में शिक्षा की अभिन्न भूमिका पर जोर दिया और इसे एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी। इस शिखर सम्मेलन से शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की कई विशेषताएं उभर कर सामने आईं। समावेशी शिक्षा। शिखर सम्मेलन ने समावेशी शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति या शारीरिक क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा दिया। इसने शैक्षिक अवसरों में असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता को स्वीकार किया, हाशिए पर और कमजोर आबादी को शामिल करने पर जोर दिया। बुनियादी शिक्षा को प्राथमिकता। सभी के लिए बुनियादी शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता शिखर सम्मेलन के एजेंडे की आधारशिला थी। इसने माना कि समाज में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए व्यक्तियों के लिए बुनियादी शिक्षा में एक मजबूत आधार आवश्यक है। शिक्षा की गुणवत्ता। शिखर सम्मेलन में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया। इसने ऐसे पाठ्यक्रमों का आह्वान किया जो प्रासंगिक, उत्तरदायी और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी के लिए व्यक्तियों को तैयार करने में सक्षम हो। शिक्षा के लिए साझेदारी। सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की एक प्रमुख विशेषता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी पर जोर देना था। यह स्वीकार करते हुए कि शिक्षा में चुनौतियां वैश्विक हैं, शिखर सम्मेलन ने राष्ट्रों और हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित किया। एक्शन 2000 के लिए डकार फ्रेमवर्क। सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन से उत्पन्न गति के आधार पर डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2000 में डकार, सेनेगल में विश्व शिक्षा मंच के दौरान उभरा। इस ढांचे ने शिक्षा के लिए प्रतिबद्धताओं को परिष्कृत और विस्तारित किया। 2015 तक सभी के लिए शिक्षा (EFA) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना प्रदान की। डकार फ्रेमवर्क में शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता की विशेषताओं में शामिल है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। डकार फ्रेमवर्क की एक केंद्रीय प्रतिबद्धता सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना थी। रूपरेखा ने माना कि गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच और उसे पूरा करना आवश्यक है। आजीवन सीखना। सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन के विपरीत डकार फ्रेमवर्क ने आजीवन सीखने के महत्व पर जोर देते हुए बुनियादी शिक्षा से परे प्रतिबद्धता को बढ़ाया। इसने शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया के रूप में मान्यता दी जो जीवन के प्रारंभिक वर्षों से आगे तक फैली हुई है। शिक्षा में लैंगिक समानता। डकार फ्रेमवर्क ने शिक्षा में लैंगिक समानता पर जोर दिया और शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक असमानताओं को खत्म करने का आह्वान किया। इसने महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को स्वीकार किया। गुणवत्ता में सुधार। शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार पर जोर देने के साथ डकार प्रतिबद्धताओं में गुणवत्ता एक केंद्र बिंदु रही। इसमें शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री और समग्र शैक्षिक वातावरण पर ध्यान देना शामिल था। साझेदारी और संसाधन। सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन के समान डकार फ्रेमवर्क ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। इसने निर्धारित महत्वाकांक्षी शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बढ़े हुए वित्तीय संसाधनों और समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया। तुलना। जबकि सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन और डकार फ्रेमवर्क दोनों शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते हैं, उनके जोर और दायरे में उल्लेखनीय अंतर है। 1995 के सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन ने समावेशिता, बुनियादी शिक्षा और गुणवत्ता पर जोर देते हुए सामाजिक विकास में
शिक्षा के महत्व की मूलभूत समझ रखी। दूसरी ओर डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, आजीवन शिक्षा और लैंगिक समानता सहित विशिष्ट समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करके इन प्रतिबद्धताओं का विस्तार किया। डकार फ्रेमवर्क अपने अधिक विशिष्ट और मापने योग्य लक्ष्यों के साथ सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में व्यक्त व्यापक सिद्धांतों से एक प्राकृतिक प्रगति के रूप में देखा जा सकता है। इसने शिक्षा को एक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी और इस मान्यता को ठोस कार्यों और परिणामों में तब्दील करने की मांग की। निष्कर्ष। अंत में इग्नू में एक छात्र के रूप में सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 1995 और डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2000 में उल्लिखित शिक्षा के लिए प्रतिबद्धताओं पर विचार करना वैश्विक शिक्षा लक्ष्यों के विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन आयोजनों में व्यक्त की गई शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की विशेषताएं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने, गरीबी के चक्र को तोड़ने और समानता को बढ़ावा देने में शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देती है। सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन ने समावेशिता, बुनियादी शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देकर मंच तैयार किया। डकार फ्रेमवर्क ने तब मापने योग्य लक्ष्यों को निर्दिष्ट करके और आजीवन सीखने और लैंगिक समानता को शामिल करने के दायरे का विस्तार करके इन प्रतिबद्धताओं को एक नए स्तर पर ले लिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, छात्रों और शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे शिक्षा के इर्दगिर्द चल रही बातचीत में शामिल रहें और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयास में योगदान दें। शब्द संख्या 1038। इन सभी कथनों और लक्ष्यों में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने उम्र, लिंग, जाति, जातीयता, धर्म या भाषा की परवाह किए बिना सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। उन्होंने उन वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है जो विभिन्न जनसंख्या समूहों के लिए शिक्षा तक पहुंच में बाधा बन सकती हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की गई है। आज की तेजी से बदलती वैश्वीकृत दुनिया में कई देश ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन कर रहे हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में ज्ञान को मूर्त मूल्य वाली आर्थिक संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। एक संपन्न ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत शैक्षिक प्रणाली की आवश्यकता होती है। इस पृष्ठभूमि में किसी समाज का शैक्षिक कल्याण के प्रति समर्पण उसकी अर्थव्यवस्था के अस्तित्व, परिवर्तन और वैश्वीकृत और समकालीन आर्थिक व्यवस्था के साथ एकीकरण के लिए आवश्यक हो जाता है। जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की विविध शैक्षिक आवश्यकताएं हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों समुदाय सभी स्तरों, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, विभिन्न रूपों, पेशेवर, व्यावसायिक, उदार कला, विज्ञान में, जीवन के सभी चरणों में आजीवन सीखने और विविध माध्यमों से शिक्षा का विस्तार करने के लिए समर्पित है। पारंपरिक, आईसीटी आधारित, ऑनलाइन, वेब आधारित आदि। ज्ञान और शिक्षा की यह बढ़ती मांग उनके वस्तुकरण की ओर ले जाती है। इस प्रकार सामाजिक प्रतिबद्धता के अलावा आज की दुनिया में वस्तुकरण शिक्षा का एक और आयाम बन गया है। मानव क्षमता की पूर्ण प्राप्ति के लिए शिक्षा न केवल एक मौलिक मानवाधिकार है, बल्कि यह एक व्यापार योग्य सेवा भी है, एक वस्तु जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है। शिक्षा का बाजारीकरण, निजीकरण और वस्तुकरण इन प्रयासों के महत्वपूर्ण पहलू माने जाते हैं। नतीजतन बाजार की ताकतें शिक्षा के प्रति सामाजिक प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन शिक्षा और श्रम बाजार के बीच संबंधों के महत्व पर जोर देता है। इस इकाई का अगला भाग शिक्षा के व्यावसायीकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगा। 23.6 शिक्षा का व्यावसायीकरण।
इस भाग के अंतिम 2 खंडों में हमने डब्ल्यूटीओ के सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते GATS के माध्यम से शिक्षा में निजीकरण और व्यापार की समस्याओं पर चर्चा की। हमने वैश्वीकरण के बदलते सामाजिक-आर्थिक संदर्भों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग और ज्ञान अर्थव्यवस्था के उदय के बारे में भी बात की, जो शिक्षा के विपणन में योगदान दे रहे हैं। वैश्वीकरण के युग में शिक्षा की जिम्मेदारी केवल राज्य की नहीं है। इसमें शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, नागरिक समाज और निजी संस्थाएं शामिल हैं, जो इसे एक सामाजिक वास्तविकता बनाती है। इसके साथ ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में प्रगति ने शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस जटिल परिदृश्य में राज्य को शिक्षा पर बाजार के कब्जे का सिर्फ एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं बनना चाहिए। इसके बजाय इसे न केवल पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हुए जहां आवश्यक हो, बल्कि समाज की ज्ञान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत साधनों का भी उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। भारत में शिक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता है। शैक्षिक सुधारों का उभरता फोकस 1950 के दशक में नियोजित आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण, 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति, 1990 के दशक में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की शुरुआत और 1990 और उसके बाद ICT के प्रवेश के कारण भारतीय समाज तेजी से सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इन परिवर्तनों के जवाब में शिक्षा को समाज की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में भारत में शैक्षिक सुधार एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय रहा है। शिक्षा पर समितियां और आयोग, जैसे उच्च शिक्षा पर राधाकृष्णन आयोग 1948 से 49, माध्यमिक शिक्षा पर लक्ष्मास्वामी मुदलियार समिति 1952 से 53, कोठारी आयोग 1964 से 66 और शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण और उच्च शिक्षा को मजबूत करने के संबंध में पर्याप्त सिफारिशें की हैं। हालांकि कार्ययोजना के धीमे, बेतरतीब और आधे-अधूरे कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा के लिए संसाधन आवंटन में गिरावट, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और विभिन्न निकायों के बीच समन्वय की कमी के कारण इनमें से कई लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सके। भारत सरकार ने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम और देश में ICT आधारित ज्ञान अर्थव्यवस्था के उदय के जवाब में शिक्षा प्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव देने के लिए एक समिति का गठन किया। अंबानी-बिड़ला रिपोर्ट, जिसे शिक्षा में सुधार के लिए नीति ढांचे के रूप में जाना जाता है, भारत में शिक्षा की गंभीर स्थिति पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट सूचना संचालित दुनिया में शिक्षा के बढ़ते महत्व को स्वीकार करती है, जिसमें कहा गया है कि ज्ञान कच्चे माल और श्रम को पीछे छोड़ते हुए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन गया है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि शिक्षा अस्तित्व और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें ज्ञान पारंपरिक आदानों की जगह ले रहा है। यह वैश्विक प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है, जहां प्रमुख OECD देशों में आधे से अधिक सकल घरेलू उत्पाद ज्ञान आधारित है और भविष्य में विश्व सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 2/3 वृद्धि ज्ञान आधारित व्यवसायों से होने की उम्मीद है। हालांकि यह बताता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली असंतुलित है, जिसमें साक्षरता दर कम है और लिंग, राज्यवार वितरण और शहरी ग्रामीण विभाजन के मामले में असमानताएं हैं। भारत में शैक्षिक असमानताओं को संबोधित करते हुए रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि जबकि बाकी दुनिया सूचना युग को अपनाती है, भारतीय शिक्षा प्रणाली के भीतर विभिन्न दुनिया सहअस्तित्व में है। एक दुनिया में आधुनिक संस्थानों, कंप्यूटर, इंटरनेट और महंगी विदेशी शिक्षा तक पहुंच वाले कुछ भाग्यशाली लोग शामिल हैं।
एक और दुनिया यथास्थिति बनाए रखना पसंद करती है, जहां शिक्षकों, प्रशासकों, पाठ्यपुस्तक प्रकाशकों और छात्रों के पास तेजी से बदलाव का विरोध करने के कारण है। तीसरी दुनिया किताबों की कमी, अनुपयुक्त सामग्री, अप्रशिक्षित शिक्षक, खराब शिक्षक प्रतिबद्धता, अप्रासंगिक सामग्री को रटना, भीड़भाड़ वाली कक्षाएं, गंदे फर्श और अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं जैसे बुनियादी मुद्दों से जूझ रही है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि भारत इस तरह की असमान शैक्षिक दुनिया के साथ सूचना युग में आगे नहीं बढ़ सकता है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक सुधारों का आह्वान किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे विकसित दुनिया सूचना और शिक्षा पर केंद्रित समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, भारत मुख्य रूप से श्रम पर केंद्रित समाज के रूप में पीछे रहने का जोखिम नहीं उठा सकता है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि भारत के लिए शिक्षा तक सीमित पहुंच वाले बहुसंख्यकों के मानकों को ऊपर उठाना, शिक्षा क्षेत्र की स्थिर स्थिति से मुक्त होना और एक ऐसे समाज का निर्माण करना महत्वपूर्ण है जहां ज्ञान विकास की नींव है। भारत में शिक्षा का कल्पित लक्ष्य एक प्रतिस्पर्धी, फिर भी सहकारी, ज्ञानाधारित समाज बनाना है। इसे प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट कई रणनीतियों का सुझाव देती है। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो, अधिमानतः उनके निवास के 1 किलोमीटर के दायरे में। प्रत्येक तालुका में उच्च गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा सुविधाएं स्थापित करने में निजी क्षेत्र का समर्थन करें। शिक्षा को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करें। भारत को एक किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा गंतव्य के रूप में प्रचारित करें। प्राथमिक और साक्षरता शिक्षा के लिए एक शिक्षा विकास कोष की स्थापना करें। इस कोष में दान को आयकर से छूट दी जाएगी। धीरे धीरे विश्वविद्यालयों के लिए सरकारी फंडिंग कम करें, उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर धकेलें। इसके साथ ही उच्च शिक्षा लागत के निजी वित्तपोषण के लिए एक क्रेडिट बाजार विकसित करें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन क्षेत्रों में नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एक निजी विश्वविद्यालय विधेयक अधिनियमित करें। विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रारंभ में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन क्षेत्रों तक सीमित शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दें। रिपोर्ट यह भी अनुशंसा करती है कि सभी राजनीतिक दलों को विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से दूर रहने पर सहमत होना चाहिए। विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगाएं। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को स्वायत्तता, संसाधन और उन्नत सुविधाएं प्रदान करें। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में शिक्षा प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को अपनाने, स्वतंत्रता और नवाचार को बढ़ावा देने और सूचना युग में प्रगति के लिए बाजारोन्मुख प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने वाली क्रांति की आवश्यकता है। बिरला अंबानी रिपोर्ट ज्ञान समाज में शिक्षा की भूमिका को संबोधित करने और भारत में शैक्षिक विभाजन को उजागर करने में सफल होने के बावजूद मुख्य रूप से शिक्षा के व्यावसायीकरण की वकालत करती है। सिफारिशों में शिक्षा में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, भारत को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए एक गंतव्य के रूप में विपणन करना, विश्वविद्यालय वित्त पोषण को कम करना, उच्च शिक्षा में निजी वित्त को प्रोत्साहित करना, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और शैक्षिक परिसरों पर राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। ये सुझाव न केवल शिक्षा के वस्तुकरण और निजीकरण का समर्थन करते हैं, बल्कि राज्य को समुदाय की शैक्षिक भलाई के लिए अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को पूरा करने से हतोत्साहित भी करते हैं। रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी के अधीन छोड़ देती है,
लेकिन सभी बच्चों को मुफ्त गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के राज्य के दायित्व को निर्दिष्ट करने में विफल रहती है। प्राथमिक क्षेत्र में निजी खिलाड़ी पहले से ही मौजूद हैं, जो संभावित रूप से प्रारंभिक चरण से ही शिक्षा में असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या भारत जैसा विकासशील देश उच्च शिक्षा से राज्य की वापसी का जोखिम उठा सकता है? हालांकि यह रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा में राज्य की भागीदारी को संबोधित करती है, लेकिन यह मुफ्त गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी को स्पष्ट नहीं करती है। प्राथमिक क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों की उपस्थिति शिक्षा में असमानता में योगदान कर सकती है। रिपोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि क्या शिक्षा का निजीकरण या वाणिज्यीकरण शिक्षा में पिछड़ेपन, असमानता, दुर्गमता और ठहराव जैसे मुद्दों का इलाज हो सकता है। शिक्षा के व्यावसायीकरण की वकालत। शिक्षा के व्यावसायीकरण का मुद्दा न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर एक गर्म विषय है। कुछ लोगों का तर्क है कि शिक्षा क्षेत्र में सच्ची प्रतिस्पर्धा शुरू करने से इसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। उनका मानना है कि इन सुविधाओं का उद्देश्यपूर्ण उपयोग करके शैक्षणिक संस्थानों को सामाजिक रूप से जवाबदेह बनाया जा सकता है। इसके अलावा बेहतर गुणवत्ता के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समूहों को शिक्षा की ओर आकर्षित करने और इसे आवश्यकता आधारित बनाने से उनकी पहुंच बढ़ सकती है। समर्थकों का यह भी दावा है कि निजी स्कूल सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की तुलना में अधिक जवाबदेही प्रदर्शित करते हैं। आलोचकों का कहना है कि संवैधानिक आदेशों के बावजूद राज्य पिछले 60 वर्षों में निरक्षरता को खत्म करने और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा है। इसे संबोधित करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि राज्य को शैक्षिक विकास के लिए वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचा प्रदान करना जारी रखना चाहिए, जबकि निजी क्षेत्र को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक गतिशील और प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि हाल के दशकों में पूरे भारत में निजी स्कूलों को प्राथमिकता दी जा रही है। स्थिति की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों में विभिन्न मुद्दों के कारण है। सरकारी स्कूलों के प्रति नौकरशाही का उपेक्षापूर्ण रवैया, इन विद्यालयों में अपर्याप्त एवं असहयोगी प्रबंधन, छात्र शिक्षक अनुपात में कमी, प्रेरित शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, जवाबदेही का अभाव। इसके विपरीत निजी स्कूलों का उदय बेहतर प्रबंधन, बेहतर शिक्षक छात्र अनुपात, बेहतर बुनियादी ढांचे, समर्पित शिक्षकों और बढ़ी हुई जवाबदेही के कारण हुआ है। दुर्भाग्य से इसने शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता में योगदान दिया है, जिससे असमान पहुंच हो गई है। निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल अभिजात्य वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जबकि अधिकांश छात्र अक्सर निम्न आय पृष्ठभूमि से सरकार द्वारा संचालित स्थानीय माध्यम स्कूलों का विकल्प चुनते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा तक समान पहुंच प्राप्त करना न केवल प्रगतिशील राज्य नीतियों पर बल्कि लोकतांत्रिक आदर्शों, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सभी सामाजिक क्षेत्रों में शक्ति साझा करके शिक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करता है। कुछ लोगों का तर्क है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में राज्य के संघर्षों को देखते हुए शिक्षा का व्यावसायीकरण समानता को बढ़ावा दे सकता है। शिक्षा को व्यवसाय बनाने का विरोध। कुछ विद्वानों का तर्क है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण के परिणामस्वरूप निजीकरण हो सकता है। उनका मानना है कि उचित निरीक्षण के बिना शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। वे चिंता व्यक्त करते हैं कि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा करके बाजारोन्मुख शैक्षणिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्हें यह भी डर है
कि हाशिए पर रहने वाले समूहों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने की प्रतिबद्धताओं से समझौता किया जाएगा, जिसमें लाभ के उद्देश्यों को सामाजिक जिम्मेदारी पर प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा सामाजिक विकास, सामूहिक सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ज्ञान और सांस्कृतिक पूंजी के संचय और साझाकरण में योगदान देता है, व्यक्तिगत विकास और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। इसकी महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका को देखते हुए शिक्षा को महज एक वस्तु नहीं बना दिया जाना चाहिए। वैश्वीकरण से प्रेरित आर्थिक ताकतों को इसके व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व को पहचानना चाहिए। यूरोप में छात्रों का राष्ट्रीय संघ 2001 सभी स्तरों पर मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करने वाले राज्य के महत्व पर जोर देता है। हालांकि उच्च शिक्षा तक खुली पहुंच की वकालत करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं के विपरीत कुछ यूरोपीय राज्यों ने 1950 के दशक में ट्यूशन फीस शुरू की। इस कदम से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को बाहर कर दिया गया है, जबकि संभ्रांत छात्रों को विश्वविद्यालय शिक्षा तक आरामदायक पहुंच प्राप्त है। 1970 के दशक से IMF और विश्व बैंक द्वारा कार्यान्वित संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों ने बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षा का निजीकरण किया है। निजी प्रदाता लाभ से प्रेरित होकर अक्सर शिक्षा की आवश्यक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भूमिकाओं की उपेक्षा करते हैं, जिससे वंचित समूहों के शिक्षार्थियों का बहिष्कार बढ़ जाता है। विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते GATS ने शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों पर बाध्यकारी दायित्व लगाए हैं। सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत के लिए विभिन्न देशों के सेवा आपूर्तिकर्ताओं के साथ समान व्यवहार की आवश्यकता होती है। असीमित बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम सभी शिक्षा प्रदाताओं के लिए समान व्यवहार निर्धारित करते हैं, चाहे वे घरेलू हो या विदेशी। ऑनलाइन कार्यक्रमों, इंटरनेट आधारित विश्वविद्यालयों, शाखा परिसरों और अपतटीय संस्थानों सहित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को GATS शासन के तहत प्रमुखता मिली है। सीमाओं के पार शिक्षा का वैश्विक प्रसार शिक्षा की आवश्यक सामाजिक और राष्ट्रीय भूमिकाओं को कमजोर कर रहा है। यह न केवल शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देता है, बल्कि इस तथ्य को भी नजरअंदाज करता है कि शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच योग्य होनी चाहिए। यह परिप्रेक्ष्य दुनिया भर में शिक्षा के लोकतांत्रिक, उदारवादी, नैतिक और सामाजिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। स्टीफन जे बॉल 2004 के अनुसार शैक्षणिक श्रम को एक वस्तु में बदलने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप छात्र उपभोक्ता बन जाते हैं। डिग्रियों को जीवन की तैयारी के उपकरण के बजाय नौकरियों के बदले प्राप्त वस्तुओं के रूप में देखा जाता है। इस वस्तुकरण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को कट एंड पेस्ट रीपैकेजिंग दृष्टिकोण का उपयोग करके क्रेडिट के समान ज्ञान इकाइयों के एक सेट के रूप में देखा जाता है। परिणामस्वरूप शैक्षणिक संबंध और मूल्यों को दरकिनार कर दिया जाता है और छात्र उपभोक्ता के रूप में निष्क्रिय शिक्षार्थी बन जाते हैं। बॉल इस बात पर जोर देते हैं कि निजीकरण केवल शैक्षिक सेवाओं के प्रबंधन में एक तकनीकी परिवर्तन नहीं है, यह शिक्षा के अर्थ और अनुभव को बदल देता है, शिक्षकों और शिक्षार्थियों की पहचान और संबंधों को प्रभावित करता है। यह हमारी दैनिक प्रथाओं और विचारों तक विस्तारित होता है और उस ढांचे को बदल देता है जिसके भीतर हम काम करते हैं। बॉल ने चेतावनी दी है कि शिक्षा पर निजीकरण और वस्तुकरण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में सार्वजनिक जागरूकता के बिना हम शिक्षण, सीखने और अनुसंधान में प्रामाणिकता और अर्थ से रहित दुनिया में रहने और काम करने का जोखिम उठाते हैं। बॉल 2004। भारतीय संदर्भ में
शिक्षा के वाणिज्यीकरण के महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निहितार्थ है। परंपरागत रूप से शिक्षा निवेश को राज्य द्वारा पूरा किए जाने वाले एक सामाजिक दायित्व के रूप में देखा जाता था। हालांकि 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक सुधारों के बाद से भारत में उच्च शिक्षा के लिए वित्त पोषण में लगातार कमी आई है। जैसे जैसे उच्च शिक्षा के लिए सरकारी वित्तपोषण संतृप्ति बिंदु तक पहुंचता है, कुछ लोग तर्क देते हैं कि उच्च शिक्षा एक गैर योग्यता वस्तु है, जिसका लाभ मुख्य रूप से समाज के बजाय व्यक्तियों के लिए है। यह परिप्रेक्ष्य कई निहितार्थ सुझाता है। सरकार गैर योग्यता वाली वस्तुओं पर सब्सिडी देना बंद कर सकती है। उच्च शिक्षा में खुली पहुंच के लिए अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता से धीरे धीरे पीछे हट सकती है। और शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायीकरण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इस वस्तुकरण और निजीकरण के आगे के परिणामों में बाजार संचालित पाठ्यक्रमों की ओर बदलाव शामिल है, जिसमें सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला और साहित्य जैसे विषयों को कम प्राथमिकता मिलती है। शेक्सपियर को पढ़ना कम प्रासंगिक हो सकता है, जबकि कम्युनिकेटिव इंग्लिश, प्रोफेशन राइटिंग या बिजनेस इंग्लिश जैसे पाठ्यक्रम अधिक प्रमुख हो जाते हैं। इस बात पर जोर दिया गया है कि कुछ पाठ्यक्रमों की आर्थिक गैरव्यवहार्यता उन्हें वापस लेने का औचित्य नहीं होना चाहिए। सुधा सीतारमन, 2004। 23.7 निष्कर्ष। शिक्षा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है। सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और जनता ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि सभी को यह बुनियादी अधिकार मिले। इस खंड में इस बारे में बहुत चर्चा की गई है कि भारतीय संविधान महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों सहित सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए कैसे प्रतिबद्ध है। इन वादों के बावजूद भारत में अभी भी बहुत से लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते। विभिन्न समितियों और समूहों ने इसे ठीक करने और यह सुनिश्चित करने के तरीके सुझाए हैं कि हर किसी को अच्छी शिक्षा मिल सके। विश्व विकास शिखर सम्मेलन, डकार सम्मेलन और यूएनओ सभी ने दृढ़ता से कहा है कि सभी देशों को निरक्षरता से छुटकारा पाने और सभी के लिए व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। यूएनओ के सभी सदस्य देश भी शिक्षा को व्यवसाय बनाने के विचार पर सहमत हो गए हैं और उन्होंने शिक्षा में व्यापार की अनुमति देने के लिए अपने बाजार खोल दिए हैं। हालांकि इससे एक समस्या पैदा होती है, क्योंकि शिक्षा को व्यवसाय बनाने और समाज की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस अनुभाग में इन सभी परिणामों के बारे में विस्तार से बताया गया है।